हेलो फ्रेंड्स, हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें हम बिहार की नदियों के बारे में डिस्कशन किया। तो बिहार की नदियों का ये सेकेंड पार्ट है और ये लास्ट होगा। ठीक, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वही बेसिक बात समझेंगे। पहले ड्रेनेज सिस्टम क्या है, फिर रिवर सिस्टम, मिलता जुलता ही वर्ड है, इसके भी बारे में जानेंगे। फिर इनका कार्य क्या है, मुख्य काम इसका क्या है, जैसे कि अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, ये सब इसका काम जानेंगे। फिर हम बिहार का जो प्रमुख नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र, इसके बारे में इन टॉपिक पे बात करेंगे। फिर जो पिछले लेक्चर में हमने नदी के बारे में तो पढ़ा मैप पे, लेकिन उसमें हम उद्गम स्थल ये सब के बारे में बात नहीं किए थे। तो इन सारी बातों को इस लेक्चर में हम करने का कोशिश करेंगे। और इसमें हम बिहार की नदी घाटी परियोजना के भी बारे में बिहार नदी घाटी परियोजना के बारे में जानेंगे। फिर बिहार का जो मुख्य 3 नदी घाटी परियोजना है, सोन, गंडक और कोसी, इसके बारे में इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है उनमें आने वाले सभी क्वेश्चन जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड हो, सभी क्वेश्चन वो हमारा आसानी से बन सके। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को शुरू से। तो हम पहला लेक्चर में हम नदी को मैप के थ्रू देख लिया था, यानी कि बिहार का मैप अगर देखें इस प्रकार से एक रफ डायग्राम बिहार का मैप है और बीचों बीच गंगा नदी फ्लो हो रही थी। फिर हमने पढ़ा था कि उत्तर से आने वाली सहायक नदी इस प्रकार से थी, फिर दक्षिण से आने वाली सहायक नदी, इस प्रकार जो है गंगा नदी में उत्तर से आने वाली सहायक नदी और दक्षिण से आने वाली सहायक नदी मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण कर रही थी। और हम इस नदी का जो आर्थिक जीवन में क्या इसका योगदान है, हमने इस पे डिस्कशन किया था। तो हम इस वीडियो में उसके आगे जो भी कुछ बचा हुआ है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले 2 वर्ड है, एक है ड्रेनेज सिस्टम, इसको समझते हैं। ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी तंत्र, जो भी वर्षा का जल हो या नहीं तो जो ग्लेशियर से पिघला हुआ जल हो, वह जिस जलमार्ग से, जिस रास्ते से हो करके जाती है, यह उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी तंत्र कहते हैं। देखिए कोई भी जो जल है ये जाल की तरह बिछा हुआ रहता है, इसी तंत्र को, इसी जाल को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। फिर एक वर्ड है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम भी कुछ नहीं, बस मिलता जुलता वही चीज़ है कि नदी जो है, कोई भी नदी अकेली नहीं बहती है बल्कि अपने साथ और भी नदी को लेकर के बहती है। तो इसी चीज़ को हम रिवर सिस्टम कहते हैं। अब हम रिवर सिस्टम का जो नदी तंत्र है, नदी तंत्र का कार्य यानी कि काम देखें, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो पहला मुख्य कार्य यहाँ अपर्दन, जो आप लोग को दिख रहा होगा इरोजन, यह नदी जहाँ से निकलती है, जब अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को वह तोड़ती है। अपर्दन का मतलब तोड़ना। वह जो है अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को, पत्थरों को, चट्टानों को वह तोड़ती है। तो इसी प्रक्रिया को हम इरोजन या अपर्दन कहते हैं। इन प्रक्रियाओं से जो घाटी बनती है, वी शेप घाटी, उसको गॉर्ज कहते हैं। और नदी का किनारा को वह काटती है, छांटती है, यानी कि अपर्दन का मतलब है काटना, छांटना, तोड़ना। तो नदी का किनारा को भी काटती है। तो ये नदी का कार्य है। जैसे तलछट का भी इरोजन करना, उसको भी अपर्दित करना, काटना, छांटना। तो नदी का पहला कार्य हम देख लिए, वो अपर्दन करती है, किसी भी चीज़ को तोड़ती है, काटती है, छांटती है। दूसरा काम है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी वह जो भी कुछ को तोड़ती है, काटती है, छांटती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक वो ट्रांसपोर्टेशन करती है, ले जाती है। फिर एक लास्ट काम है इसका निक्षेपण। देखिए इसका मुख्य काम हम देख रहे हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना, डिपोजिशन, यानी कि कंकड़ पत्थर जिसको भी वो तोड़ती है, काटती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। फिर जब नदी का गति
जब धीमा पड़ जाता है, जब उसका नदी का जो पानी है उसका चाल कम हो जाता है, तो वह उस मिट्टी कंकड़ पत्थर को एक जगह डिपॉजिट करने लगती है, जमा करने लगती है। तो उसी प्रक्रिया को हम डिपोजिशन कहते हैं। जैसे बाढ़ का मैदान, अगर बाढ़ आया तो वो जो है मिट्टी अपने साथ लेके बहा के लेके आएगी, और वह जो है जब पानी का गति कम हो जाएगा तो वहाँ पे वह मिट्टी को, कंकड़ को जमा कर देगी। इस प्रकार जो है नदी डेल्टा का भी करती है निर्माण। चलिए हम इसको थोड़ा सा फिगर में देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे है कि जहाँ नदी निकलती है पहाड़ों से, तो उस समय इसका तीव्र ढाल के कारण इसका वेग काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण यह अच्छा खासा इरोजन करती है, अपरदन करती है, मिट्टी को, कंकड़ पत्थर को काटती है। फिर मैदानी एरिया में यह इसको बहा के ले जाती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, परिवहन करती है। फिर जहाँ पे इसका ढाल कम हो जाए, गति कम हो जाए, वहाँ पे वह जमा करती है। नदी अपने मुहाने पे, यानी कि रास्ते में ही, जिस रास्ते से बह रही वहीं पे वो क्या करती है, मिट्टी कंकड़ पत्थर गाद को वो जमा करती है। इसी चीज़ को हम डेल्टा कहते हैं। देखिए अब ये जमा होने के कारण इसका बहाव रुक जाती है। बहाव रुकने से क्या होता है कि नदी यहाँ छोटे छोटे वितरिका में बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, तब जा कर के वह जो है डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ने के बाद वह समुद्र में, महासागरों में मिलती है। तो हमने यहाँ क्या देखें, तो तीव्र ढाल के कारण जो है गति होती है, उसके कारण इरोजन कर रहा है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। फिर जहाँ गति कम हो जाए वहाँ डिपोजिशन कर दिया जाता है। इस प्रकार हम नदी का 3 कार्य देखें, अपरदन, परिवहन और डिपोजिशन, निक्षेपण, इसको हम कहते हैं जमा करना। अब हम बिहार के संदर्भ में ही देखते हुए हम गंगा नदी तंत्र, जो कि बिहार की एक प्रमुख नदी तंत्र है, इसके बारे में जानते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यह देवप्रयाग में 2 नदी के मिलने से, एक भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा, इनके मिलने से यह गंगा बनती है। गंगा हमारे देश के 5 राज्यों से होकर बहती है। एक है यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, उत्तराखंड है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तराखंड के बाद वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर बिहार, बिहार के बाद थोड़ा दूर झारखंड में भी बहती है। फिर उनके बाद पश्चिम बंगाल। हमने यहाँ देखा कि देवप्रयाग में जो 2 नदी है, एक भागीरथी, दूसरा अलकनंदा, इनके मिलने से गंगा बनती है। और फिर आगे यह उत्तराखंड होते हुए यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पुनः गंगा 2 पार्ट में बट जाती, एक है हुगली, दूसरा है पद्मा। हुगली फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पद्मा आगे बांग्लादेश में जा कर के एक नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से, जमुना नाम से जाना जाता है। यह जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र, जब इस गंगा यानी कि पद्मा नदी, देखिए नाम बदल गया, यहाँ से पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पे यह 2 पार्ट में बट गई, एक हुगली, दूसरा है पद्मा। हुगली तो बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल गई, पद्मा नदी कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। और ये असम से आने वाली जो ब्रह्मपुत्र है, जिसका नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है, इस जमुना और पद्मा के मिलने से अब गंगा नदी का नाम मेघना हो गया। क्या हो गया, मेघना। फिर मेघना जो है पश्चिम बंगाल यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि महासागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार हम पूरा गंगा नदी तंत्र देखें। कहाँ से, देवप्रयाग में यह भागीरथी और अलकनंदा से मिल कर के बनती है। फिर यह उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में फरक्का में दो पार्ट में बट गई, एक हुगली, दूसरा पद्मा। ये पद्मा आगे जाकर के बांग्लादेश में जमुना से मिलकर मेघना बनाती है। इस प्रकार अगर हम देखें टोटल लेंथ जो है गंगा रिवर का 2525 किलोमीटर है। बिहार में अगर बात करें गंगा का लंबाई कितना है, यह बिहार में सबसे ज़्यादा जो लंबी नदी है यह गंगा ही है, जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में भी बात करें कि सबसे ज़्यादा लंबा किस
जिला में बहती है तो वह पटना में 99 किलोमीटर। बिहार के टोटल 12 जिलों से गंगा नदी बहती है। तो इस प्रकार हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लिए। अब हम चलते हैं नदी और उसका जो उद्गम स्थान है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला नदी है गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर। यह बिहार की सबसे लंबी नदी भी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है घाघरा। देखिए ये सब जो भी नदी है गंगा की सहायक नदी है। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन जो भी है ये सब गंगा की सहायक नदी है। तो जो ऊपर लिखे हैं ये उत्तर बिहार से सहायक नदी है, और जो इधर इसके नीचे जो भी है वो दक्षिण बिहार की सहायक नदी है। तो हम एक एक करके उसका उद्गम स्थान के बारे में देख लेते हैं। तो हम यहाँ घाघरा जो निकलती मानसरोवर झील तिब्बत से। फिर है गंडक। गंडक नेपाल से निकलती है, और ये घाघरा और गंडक दोनों जो यूपी और बिहार में सीमा बनाती है। कौन कौन? घाघरा और गंडक यूपी बिहार में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अब आगे बात करें बागमती नदी। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह जो है बिहार में बहने वाली सेकेंड सबसे लंबी नदी है। पहला कौन था? गंगा था, और सेकेंड बागमती। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। फिर अगला कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थान गोसाई स्थान है। ठीक, यह जो गंगा में मिलती है यह कुर्सेला कटिहार में आकर के गंगा में मिलती है। और एक और नदी है ऊपर में गंडक नदी। गंडक नदी जो गंगा में मिलती है सोनपुर के आसपास गंगा में मिलती है। फिर एक है महानंदा नदी। महानंदा नदी यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से यानी पश्चिम बंगाल में इसका उद्गम स्थान है। यह गंगा में तो मिलती है पर बिहार में नहीं मिलती है। बिहार से क्रॉस होते हुए यह पश्चिम बंगाल के मालदा में जाकर के गंगा में मिलती है। तो ये सभी जो था ये उत्तर बिहार का क्या था? नदी था। अब हम चलते हैं दक्षिण बिहार के नदी के बारे में। तो दक्षिण बिहार के नदी का उसका उद्गम स्थान जैसे कर्मनाशा नदी, यह विंध्य पहाड़ी में इसका उद्गम स्थान है। दूसरा सोन नदी अमरकंटक का पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक, यह गंगा में दानापुर के आसपास आकर के गंगा में मिल जाती। निकलती कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से यह गंगा में मिलती है दानापुर। ये चारों जो है ये दक्षिण बिहार का सहायक नदी है। फिर अगला पुनपुन रिवर जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट यानी कि झारखंड छोटा नागपुर पठार से में इसका उद्गम स्थान है। फिर अगला है फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थान हजारीबाग पठार। फल्गु नदी के बारे में एक दो फैक्ट्स और है। इस पे भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बना है। फल्गु नदी के किनारे यानी गया में विष्णुपद मंदिर है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हमने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का प्रमुख नदी और उसका उद्गम स्थान के बारे में जान लिया। अब हम आगे चलते हैं नदी घाटी परियोजना। बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या हुआ कि हम जब भी नदी पे बांध बनाते हैं वहाँ से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है, उसका बहुत सारा महत्व है, इसीलिए इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुत सारे उद्देश्यों को यहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। तो अगर हम बात करें कौन कौन सा लाभ है, तो पहला है हम नदी पे बांध बना करके विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन। फिर है बाढ़ का नियंत्रण। हम नदी पे बांध बना करके उसके आसपास में आने वाले जो बाढ़ जो होता है यह काफ़ी विनाशकारी होता है, इसमें जान माल की काफ़ी क्षति होती है, तो इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक ना, लोगों का घर डूब जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है, ढेर सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। तो इस प्रकार जो हम बांध बना करके हम बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, सिंचाई के लिए नहर निकाल सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, मत्स्य पालन हम
पिछले भी लेक्चर में हम ये सब का थोड़ा बहुत बात किए थे। फिर पर्यटन, परिवहन, नौकायन, ये सब चीज़ हम जो है नदी पे बांध बना करके इन सभी चीज़ों का, इन सभी उद्देश्यों का पूर्ति किया जा सकता है। इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। एक और बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत मंदिर कहने का तात्पर्य है कि देखिए, मंदिर जाने से हमें ढेर सारा कष्ट से, ढेर सारा समस्याओं से, ढेर सारा जो प्रॉब्लम होता है सबकी ज़िंदगी में, भगवान कहीं ना कहीं उनका सुनते हैं, उनका निजात करते हैं, उनको जो उन समस्याओं से, कष्ट से दूर करते हैं। उसी प्रकार जो भारत का जो समस्या था, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में, सिंचाई यानी कि कृषि के क्षेत्र में, जल संरक्षण, ये सब का निपटारा जो है एक बांध बनाने से हो जा रहा था। इसलिए जो है कहीं न कहीं नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर का दर्जा दिया। तो हम नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम आगे देखते हैं बिहार का 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना। पहला है सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा गंडक, तीसरा कोसी नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना का बात करें तो बिहार का सबसे पुराना और सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है। रोहतास के डेहरी नामक स्थान पे एक बराज यानी कि बांध का निर्माण किया गया है। डेहरी बांध कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेहरी बांध कहाँ है, तो रोहतास में। किस नदी पे? सोन नदी पे। इनसे 2 प्रमुख नहर निकाली गई है, एक है पूर्वी सोन नहर, दूसरा पश्चिमी सोन नहर। तो इसमें याद रखेंगे कि बिहार का प्रमुख और जो पहला यानी कि पुराना है वह कौन सा नदी घाटी परियोजना है? तो वह आपका हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। रोहतास में इसमें डेहरी बांध बना है, डेहरी नामक स्थान पे इसमें 2 नहर निकाली गई है। अब दूसरा देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, गंडक नदी घाटी परियोजना। यह एक संयुक्त परियोजना है जो कि भारत सरकार और नेपाल सरकार के द्वारा मिलकर के इस परियोजना को बनाया गया है। इनका जो लाभ है उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, इन तीनों को मिलता है। किनको किनको? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल। गंडक नदी परियोजना संयुक्त नदी परियोजना है, भारत और नेपाल दोनों मिल करके बनाया है और इनका लाभ यूपी, बिहार और नेपाल को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं कि वाल्मीकि नगर में इस पे बांध बनाया गया है त्रिवेणी संगम के पास। कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में इसमें बांध बनाया गया है त्रिवेणी संगम के पास। इसमें जलाशय का भी निर्माण किया गया है। जलाशय का निर्माण नेपाल से सीमा पे भैंसालोटन एक जगह का नाम है, उसके समीप जो है जलाशय, वाटर रिजर्वेयर कहते हैं। यानी कि ढेर सारा पानी को अगर आप किसी जगह पे जो एकत्रित कर लेते हैं उसी को हम कहेंगे जलाशय। तो जलाशय का निर्माण किया गया है कहाँ पे? नेपाल सीमा के समीप भैंसालोटन के पास। भैंसालोटन एक जगह का नाम। इनसे भी 2 नहरें निकाली गई है, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी गंडक नहर के बारे में बात करें तो इसमें तिरहुत, इसको भी फर्दर 3 पार्ट में बांटे, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर किस नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है, तो हम बोलेंगे कि यह जो है कि किसका है? गंडक नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। कौन कौन? तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। अब अगला और लास्ट है, इम्पोर्टेंट है ये, कोसी नदी घाटी परियोजना। यह भी संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना मतलब नेपाल और भारत सरकार मिल करके इस परियोजना को बनाया है। यहाँ हनुमान नगर यानी नेपाल सीमा के समीप हनुमान नगर है, वहाँ पे बांध यानी कि बराज बनाया गया है और इनसे भी 2 नहरें निकाली गई है। पहला पूर्वी कोसी नहर, दूसरा पश्चिमी कोसी नहर। तो ये सारी बातें हम जो है नदी घाटी परियोजना, बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में देख लिए। नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन, परिवहन, नौकायान, ये सभी चीज़ हम
जो है देख लिए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो बिहार की नदी है इसका संपूर्ण डिस्कशन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे एक लेक्चर इस पे और शायद बन सकता है, उस पे हम बिहार की प्रमुख झील और भी जलप्रपात जो भी है, यानी कि जो भी वाटर बॉडीज़ है बिहार में, उसके बारे में हम एक छोटा सा एक वीडियो कोशिश करेंगे आने वाले 1-2 दिन में बना करके अपलोड कर देने के लिए। तो इस प्रकार हमारा बिहार ज्योग्राफी में नदी वाला पार्ट क्लियर हुआ। बिहार ज्योग्राफी में और भी ढेर सारा टॉपिक है, तो एक एक करके मैं उस टॉपिक को अच्छे से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।